नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आयुष्मान भव अभियान सुर्खियों में, बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड। अभियान के तहत की गई 3 लाख से अधिक रक्त यूनिट एकत्रित। IRDAI ने बीमा वाहकों पर जारी किए दिशा निर्देश। 31 दिसंबर 2024 के पहले बीमा वाहक होंगे तैनात। बीमा विस्तार में है इनकी बड़ी भूमिका। और श्रीलंका बना IORA का नया अध्यक्ष। 2023 से 2025 तक होगा कार्यकाल। महत्वपूर्ण है IORA की भूमिका। आइए खबरों की शुरुआत करें। आयुष्मान भव अभियान सुर्खियों में है। हाल ही में सरकारी डेटा के अनुसार आयुष्मान भव अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा रक्त यूनिट एकत्रित की जा चुकी हैं। इस खबर में विशेष बात यह है कि ये रिकॉर्ड 1 माह से भी कम समय में बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पहले सालाना केवल 9 लाख ब्लड यूनिट एकत्रित की जाती थी। चलिए आयुष्मान भव योजना को समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल को लॉन्च किया था। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर में बैठी वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अभियान में डिजिटल तरीकों से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और बीमारियों के बारे में जागरूकता भी दी गई। आयुष्मान भव अभियान के प्रमुख घटक क्या हैं, उसकी बात करें अगर, तो पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0। इसके तहत पात्र लाभार्थी स्वयं के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। दूसरा घटक है आयुष्मान मेला। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले और चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। इसमें गैर संचारी रोग जांच, टेली परामर्श, मुफ्त दवाएं सहित सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तीसरा है आयुष्मान सभाएं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति और शहरी वार्डों में वार्ड समिति या फिर नगर पालिका सलाहकार समिति आयोजित करती है। आयुष्मान सभा का काम यह सुनिश्चित करना है कि सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले और समय पर मिले। चौथा घटक है आयुष्मान ग्राम पंचायतें। इसके तहत जो भी ग्राम पंचायतें अपने स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगी, उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त होगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा वाहकों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश बीमाकर्ताओं को बीमा वाहकों में शामिल करने और प्रशिक्षण देने के लिए जरूरी व्यवस्था बनाने के लिए हैं। IRDAI ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में बीमा गतिविधियों को आसान और समावेशी बनाने के लिए IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी योजना बनाई है। योजना सामान्य और जीवन बीमा कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। बीमा ट्रिनिटी का मकसद है 2047 तक सभी को बीमा कवर प्रदान करना। गौरतलब है कि बीमा ट्रिनिटी के 3 मुख्य घटक हैं। ये घटक हैं बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा सुगम एक पोर्टल है जो बीमाकर्ताओं और वितरकों को जोड़ता है। इस पोर्टल से ग्राहक पॉलिसी खरीद सकता है और बीमा क्लेम जैसी अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है। वहीं बीमा विस्तार एक व्यापक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है। इस बीमा ट्रिनिटी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बीमा वाहक। बीमा वाहक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करेंगे। यह एक महिला केंद्रित कार्यबल है। गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा बीमा वाहक बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं, KYC कर सकते हैं और बीमा क्लेम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बीमा वाहकों को बीमा प्रीमियम के अलावा पॉलिसी धारक से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम UPSC के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो रही है। बैच हिंदी और इंग्लिश तथा हिंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 1 साल, गोल्ड में 2 साल और प्लैटिनम में 3 साल रहेगी। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस की शुरुआत 23,999 रुपए से हो रही है।
कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। इधर श्रीलंका को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। श्रीलंका की अध्यक्षता का कार्यकाल 2023 से 2025 होगा। एसोसिएशन के सदस्य देश व्यापार और निवेश, समुद्री सुरक्षा, मत्स्य पालन प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन और नीली अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 23 हो गई है। इस एसोसिएशन में सामान्यतः वही देश सदस्य हैं जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर की परिधि से जुड़ी हुई है। सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस प्रमुख हैं। इसके अलावा चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और USA IORA के वर्तमान संवाद भागीदार देश हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि फ्रांस किसी भी तरीके से हिंद महासागर से जुड़ा नहीं है, तो इसको कैसे सदस्यता मिल गई? दरअसल फ्रांस को यह सदस्यता पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उसके समुद्र पारीय क्षेत्र रियूनियन द्वीप के आधार पर दी गई है। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया के आधे से अधिक कंटेनर जहाज गुजरते हैं। इससे दुनिया के 1/3 कार्गो का वहन होता है और दुनिया के कुल तेल परिवहन का 2/3 यहीं से गुजरता है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। हमारे पास कई विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, खासतौर पर ऐसे विद्यार्थियों के मैसेज जिन्होंने हाल ही में अपनी तैयारी शुरू की है। उनका कहना है कि इनको इजराइल फिलिस्तीन विवाद की बेसिक जानकारी दी जाए। तो चलिए हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इजराइल हमास संघर्ष क्या है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन मुस्लिमों का क्षेत्र है। इसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा, पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाला पूरा क्षेत्र आता है। रोमन काल में इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था। वहीं बाइबल में इस क्षेत्र में यहूदी साम्राज्य का भी जिक्र मिलता है, इसलिए यहूदी इसे अपनी पुरानी मातृभूमि मानते हैं। साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि अभी जो लोग इजराइल के अस्तित्व को लेकर नकारते हैं, वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन के तौर पर ही मान्यता देते हैं। चलिए अब वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और गाजा पट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जगह के नाम हैं। इन पर 1967 में 6 दिन तक युद्ध के बाद इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस युद्ध को 6 डे वॉर कहते हैं। यहाँ इजरायली बस्तियां हैं, मतलब यहाँ इजरायली नागरिक रहते हैं। वर्तमान में फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक पर दावा करता है और गोलन हाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरियाई क्षेत्र माना जाता है। वेस्ट बैंक की बस्तियों में इजरायली सेना का कानून चलता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है। गाजा पट्टी की बात करें तो गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक भूभाग है। यहाँ करीब 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। गाजा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इजराइल के नियंत्रण में आते हैं। वहीं मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। अब समझते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह क्या है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है। यह गाजा पट्टी से संचालित होता है और यह गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। यह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। एक संगठन के रूप में हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। ईरान हमास को आर्थिक मदद के साथ साथ हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान का एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है। अब शिन बेट और मोसाद की बात करते हैं। हमास का ये हमला इजराइल की खुफिया नाकामी का नतीजा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में सबसे समृद्ध खुफिया एजेंसी इजराइल के पास है। इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिन बेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इसके जासूस और एजेंट सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हैं। इनके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और फोर्स भी जुड़ा है।
आपने अक्सर इजराइल हमास संघर्ष की खबरों में योम किप्पुर युद्ध के बारे में सुना होगा। योम किप्पुर युद्ध या फिर रमजान युद्ध इजराइल और मिस्र और सीरिया के बीच लड़ा गया था। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के लिए भारत NCX 2023 का दूसरा संस्करण शुरू किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के प्रदर्शन पर अपनी 17वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कृषि विभाग और गृह मंत्रालय समूह ए में अग्रणी रहे, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग समूह बी में शीर्ष पर रहे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि 8वां आयुर्वेद दिवस अगले महीने की 10 तारीख को पंचकुला हरियाणा में मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ है। साथ ही इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि कैसे आयुर्वेद न केवल मनुष्यों बल्कि पर्यावरण, पौधों और जानवरों को भी लाभ पहुंचा सकता है। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हसन ने यह कहते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया कि यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2023 के सभी भारतीय एथलीट के साथ बातचीत की मेजबानी की। इसमें भारत की 107 पदकों के साथ रिकॉर्ड जीत शामिल है, जिनमें से 28 स्वर्ण थे। आपको बता दें कि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इराक, ईरान, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, चीन, ईरान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ईरान, मिस्र, दक्षिण कोरिया, तुर्की। अगला प्रश्न है, बीमा वाहकों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बीमा वाहक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। यह एक महिला केंद्रित कार्यबल है। बीमा वाहक बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं, KYC कर सकते हैं और बीमा क्लेम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बीमा वाहकों को बीमा प्रीमियम के अलावा पॉलिसी धारक से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1, 3 और 4। आइए जल्दी से देखें कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक प्रजाति उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानीय प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या नए इकोसिस्टम में प्रवेश करवाया जाता है। विलायती कीकर अफ्रीका की मूल प्रजाति है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लैंटाना, गाजर घास, काला चूहा, यूकेलिप्टस। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, कोलाचल की लड़ाई लड़ी गई थी त्रावणकोर और डचों के बीच, त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच, त्रावणकोर और फ्रांसीसियों के बीच या फिर त्रावणकोर और पुर्तगालियों के बीच। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना इसकी PDF मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।